नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुधीर कुमार और आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है उत्सर्जन। मानव में उत्सर्जन कैसे होता है, पौधों में कैसे उत्सर्जन होता है, इस विषय में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उत्सर्जन है क्या। उत्सर्जन माने इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। माने जीव में जैसे पौधे हैं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जीवों में श्वसन की क्रिया होती है और अन्य उपापचयी क्रियाएं होती हैं। और इन उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण में भी कुछ ऐसे पदार्थ निकलते हैं जो पौधे के शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, लाभदायक नहीं होते, हानिकारक होते हैं। ठीक है, उनका पौधे के शरीर से बाहर निकलना आवश्यक होता है। श्वसन की जो क्रिया होती है उसमें भी जो कुछ ऐसे वर्ज्य पदार्थ होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसका शरीर से बाहर निकलना आवश्यक होता है। यह उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं उनमें भी कुछ नाइट्रोजनी पदार्थ ऐसे बनते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं और इन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। यदि ये शरीर में रहेंगे तो हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए वह जैव प्रक्रम जिसमें हम इन हानिकारक उपापचयी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं या इन हानिकारक उपापचयी पदार्थों का निष्कासन होता है, यही प्रोसेस जो है उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है भाई। वह जैव प्रक्रम, अगर उत्सर्जन की परिभाषा आपको लिखनी हो तो सीधे सीधे हम लिख देंगे वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक उपापचयी पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है। वह जैव प्रक्रम जिसमें हानिकारक उपापचयी पदार्थों का निष्कासन होता है, यानी वो शरीर से बाहर निकाले जाते हैं, या और अच्छा अगर कहना है तो इसमें एक शब्द और जोड़ा जा सकता है, हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का। ठीक है भाई, ये एक चीज़ और जोड़ लें तो और बढ़िया बन जाएगा। हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है, क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है। अब बात ये है कि तमाम सारे जंतु होते हैं, कोई एक कोशिकीय है, कोई बहुकोशिकीय है, विभिन्न प्रकार के जंतु हैं, विभिन्न प्रकार की उनकी शारीरिक संरचना है। ठीक है। और इसके लिए वो अलग अलग तरीके से अलग अलग युक्तियाँ प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो बहुत से जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो इन अपशिष्टों को शरीर की सतह से ही जो है जल में विसर्जित कर देते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है। लेकिन जो जटिल बहुकोशिकीय जीव हैं उनमें इन कार्यों को पूरा करने के लिए विशिष्ट अंगों का उपयोग किया जाता है, विशिष्ट अंग होते हैं। तो उसी क्रम में हम देखने जा रहे हैं कि मानव में जो उत्सर्जन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो मानव का जो उत्सर्जन तंत्र है, ये आप देख रहे हैं कि बना हुआ है, मानव का ये उत्सर्जन तंत्र बना हुआ है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है। देखिए, एक जोड़ा वृक्क होता है, ये एक वृक्क इधर है, एक वृक्क इधर है, ये एक जोड़ा वृक्क होता है। ये आपकी मूत्रवाहिनी है, ये मूत्राशय है और ये मूत्र मार्ग है। तो इतनी चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है। वृक्क कहाँ होते हैं? वृक्क जो होते हैं वो पेट में रीढ़ की जो हड्डी होती है इसके दोनों ओर स्थित होते हैं। ठीक है। और वृक्क में मूत्र बनने के बाद
ये वृक्क जो होता है इन मूत्र वाहिनियों से, ये पीली पीली सी जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये जो दिखाई दे रही हैं ये आपकी मूत्र वाहिनी। इन्हीं मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्र वृक्क में बना। वृक्क में बनने के बाद इन मूत्र वाहिनियों से होता हुआ सीधे सीधे मूत्र कहाँ जाता है, ये मूत्र जो है मूत्राशय में पहुँच जाता है। ठीक है, और मूत्राशय में पहुँचने के बाद क्या होता है, ये जब तक एकत्र रहता है यहाँ पर, जब तक कि यह मूत्र मार्ग द्वारा बाहर नहीं निकाल दिया जाता। ठीक है, अब बात यह आती है कि जो वृक्क में मूत्र बनता है वो बनता कैसे है, किस प्रकार तैयार होता है। ठीक है, तो मूत्र बनने का उद्देश्य जो होता है वो सीधे सीधे रुधिर से जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं, भाई जितने भी वर्ज्य पदार्थ होते हैं वो ब्लड में ब्लड में घुल के वृक्क तक पहुंच जाते हैं। वृक्क क्या करता है, इन वर्ज्य पदार्थों को छानकर बाहर कर देता है। फुफ्फुस जो होता है, फुफ्फुस से कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से अलग हो जाती है। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजनी पदार्थ जो रह जाते हैं, जैसे यूरिया होती है इसमें, ठीक है, यूरिया, और साथ साथ यूरिक एसिड होता है, यूरिक अम्ल जिसको बोलते हैं। ठीक, अब ये यूरिया और यूरिक अम्ल फुफ्फुस में नहीं साफ होती, ये कहाँ आती है। ठीक है, ये वृक्क में रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं। और ये कोई मतलब बड़े आश्चर्य की बात नहीं है कि वृक्क में जो आधारी निस्यंदन होता है, ठीक है, वो एकक होता है, फुफ्फुस की तरह होता है, और साथ ही साथ बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का इसमें एक गुच्छा सा पाया जाता है। ठीक है, वो गुच्छा क्या करता है, एक नलिका के रूप में जो है वृक्क में प्रत्येक केशिका गुच्छ जो होता है एक नलिका के कप के आकार में सिरे के अंदर होता है। जैसे ऐसे कप होता है, इसी में इस तरीके से ऐसे फिट रहता है। ठीक है, कप के आधार इसके सिरे के अंदर होता है, और ये नलिका जो होती है मूत्र को छान के मूत्र को एकत्र करती है, और वहीं से छान के क्या करती है, वो बाहर करती है, आगे बढ़ती है। ये जो होते हैं वृक्काणु, इनको हम क्या कहते हैं, केशिका गुच्छ जो होता है, इस केशिका गुच्छ को हम प्रत्येक वृक्क में एक केशिका गुच्छ पाया जाता है, दोनों तरफ होते हैं, बायां वृक्क दायां वृक्क दोनों तरफ होते हैं। तो ये जो केशिका गुच्छ होता है इसको हम वृक्काणु कहते हैं, वृक्काणु। अंग्रेजी में इसको नेफ्रॉन बोला जाता है। नेफ्रॉन याद रखिए, आसान है, याद करने में भी बढ़िया है, नेफ्रॉन। ठीक है, वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब ये आपस में बिल्कुल निकटता से पैक रहते हैं। ठीक है, प्रारंभिक निस्यंदन जो होता है इसमें कुछ पदार्थ होते हैं, जैसे ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, लवण है, ये प्रचुर मात्रा में रह जाते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे मूत्र जो है वो इस केशिका गुच्छ से गुजरता है, ठीक है, इस नलिका में प्रवाहित होता है, इन पदार्थों का चयनित पुनरावशोषण होता है। ठीक है, माने क्रम से होता है, एक एक करके होता है। ऐसा नहीं कि एक साथ है जो है अमीनो अम्ल भी निकल गया, क्या कहते हैं, यूरिया भी निकल गई, यूरिक एसिड भी निकल गए, आवश्यकता से अधिक जल भी निकल गया, ये एक साथ नहीं होता। चयनित रूप से, चयनित पुनरावशोषण इसको कहते हैं। ठीक है, तो जल की मात्रा पुनरावशोषण में शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर निर्भर करती है। ठीक है, और प्रत्येक कितना विलेय वर्ज्य पदार्थ उत्सर्जित करना है इस पर निर्भर करती है। अगर विलेय वर्ज्य पदार्थ अधिक है तो जाहिर सी बात है जो मूत्र के जरिए पानी निकलने वाला है, जल निकलने वाला है, वो भी अधिक निकलने वाला है। और वर्ज्य पदार्थों की मात्रा अगर कम है, विलेय वर्ज्य पदार्थों की मात्रा कम है, तो जो शरीर से जल निकलने वाला है वो कम निकलने वाला। साथ ही साथ एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि यदि हम पानी का शरीर में मतलब समाहन ज़्यादा कर रहे हैं, यदि ज़्यादा पानी हम पी रहे हैं,
तो मूत्र भी ज़्यादा बनेगा। यदि पानी की मात्रा हमारे शरीर में कम जाएगी तो मूत्र भी उस हिसाब से कम हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस पे निर्भर करती हैं। और प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र, एक लंबी नलिका, फिर मूत्रवाहिनी। अब इतनी प्रोसेस, ये वृक्काणु जो होते हैं, केशिका गुच्छ जो होते हैं, इसी वृक्क में होते हैं। इतना सब हो गया इसमें, मान लीजिए आप पूरी तरीके से जो है ब्लड को छान के पूरा मूत्र बना दिया जाता है। पानी और एक्स्ट्रा चीज़ें जितनी भी होती हैं, अमीनो अम्ल हैं, यूरिक अम्ल हैं, यूरिया है, ये सब चीज़ें यहाँ से निकाल दी जाती हैं। अब क्या होता है, ये जो मूत्र होता है, ये एक लंबी नलिका जिसको हम बोलते हैं मूत्रवाहिनी। ठीक है, मूत्रवाहिनी से होती हुई कहाँ पे आती हैं, ये दोनों तरफ से मूत्रवाहिनी से होते हुए मूत्राशय में आ जाता है। ठीक है, मूत्राशय में आ जाता है। मूत्राशय में मूत्र भंडारित रहता है, तब तक भंडारित रहता है जब तक फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग द्वारा उसे बाहर ना निकाल दे, तब तक इसमें जो है इकट्ठा रहता है। चूँकि मूत्राशय जो होता है वो पेशीय होता है और इसलिए ये तंत्रिका नियंत्रण में होता है। और इसका कारण एक ये भी होता है, इसीलिए हम प्रायः मूत्र निकासी को जो है वो हम कंट्रोल भी कर लेते हैं, नियंत्रित कर लेते हैं। अगर तंत्रिका नियंत्रण में ये ना हो तो इसको जो है मतलब कंट्रोल करना, नियंत्रित करना संभव नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे शरीर में उत्सर्जन की क्रिया होती है। फिर से एक बार देख लीजिए, जो रुधिर होता है, ठीक है, छनने के लिए इसमें आता है। रुधिर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो फुफ्फुस में पहले ही निकाल ली जाती है। उसके बाद जब इसमें आता है तो इसमें जो यूरिया है, यूरिक अम्ल है और अन्य जो नाइट्रोजनी पदार्थ हैं, ठीक है, वो इसमें जो होते हैं, इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, केशिका गुच्छ होते हैं। केशिका गुच्छ जिनको हम वृक्काणु कहते हैं या नेफ्रॉन कहते हैं। ये नेफ्रॉन क्या करते हैं, ये एक प्याले नुमा संरचना होती है, उसमें इस तरीके से ऐसे जैसे नली है वो इस तरीके से ऐसे फिट रहती है। तो ऐसे तब पूरा का पूरा गुच्छा इन जो है वृक्कों के अंदर होता है, दोनों वृक्कों के अंदर। तो क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें क्या होता है, मूत्र आगे बढ़ता है, ठीक है, तो ये जो है वो छनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। चयनित पुनरावशोषण होता है, माने क्रम से ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण, ठीक है, जल, ये सब चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे क्या होती हैं, निकलती चली जाती हैं, छनती चली जाती हैं। और उसके बाद क्या होता है, जब यहाँ पे पूरी तरीके से ब्लड छन जाता है, ठीक है, ये सब वर्ज्य पदार्थ उसमें से निकल जाते हैं, तो क्या होता है, जो मूत्र तैयार होता है वह मूत्र इस मूत्रवाहिनी के द्वारा होकर कहाँ पे आ जाता है, मूत्राशय में आ जाता है। और मूत्राशय में यह तब तक रहता है जब तक कि मूत्राशय का दाब इसको बाहर ना निकाल दे, तब तक यहाँ पे भंडारित रहता है। ठीक है, और जब प्रेशर उस पर लगता है तो इसमें भंडारित जो मूत्र होता है वो मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि मूत्राशय जो होता है वह तंत्रिका नियंत्रण में रहता है। ठीक है, इसलिए प्रायः हम मूत्र निकासी को नियंत्रित भी कर लेते हैं। ये बात हो गई। ठीक है, इस प्रकार से मानव में उत्सर्जन की क्रिया होती है। अब बात आई है तो एक चीज़ और आपको बता दें, कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य का जो वृक्क होते हैं, किडनीज जो होती हैं, ये खराब हो जाती हैं। खराब होने की स्थिति में मनुष्य को कृत्रिम वृक्क का प्रयोग करना पड़ता है। कृत्रिम वृक्क क्या होता है? कृत्रिम वृक्क, इसको हम अपोहन बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं डायलिसिस। देखिए,
मानव जीवन की उत्तरजीविता के लिए खास तौर से, वैसे तो जितने भी जीव हैं जिनमें ये प्रोसेस होती है, वृक्क होते हैं, और वृक्क एक उत्तरजीविता के लिए आवश्यक अंग होते हैं। कई कारण ऐसे होते हैं, जैसे कभी संक्रमण हो गया या किसी प्रकार की चोट लग गई, या वृक्क में सीमित मात्रा में रुधिर प्रवाह हो रहा है, या वृक्क की क्रियाशीलता किसी वजह से कम हो गई है, ठीक है, तो ये विषैले अपशिष्ट पदार्थों को संचित करने लगता है। और ये इतना खतरनाक होता है भाई, विषैले पदार्थ जब हमारे शरीर के अंदर इकट्ठा होने लगेंगे तो इतना खतरनाक हो सकता है कि मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। और वृक्क के अपक्रिय होने की अवस्था में कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और एक कृत्रिम वृक्क जो होता है वो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपोहन द्वारा निकालने की एक युक्ति होती है, और कुछ नहीं है, जिसको हम अंग्रेजी में डायलिसिस कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता, कहते हैं वृक्क मतलब उनकी किडनी खराब हो गई तो डायलिसिस पर चल रहे हैं। तो डायलिसिस और कुछ नहीं है। डायलिसिस क्या है? एक कृत्रिम वृक्क जो है उससे पेशेंट को, मरीज को जोड़ दिया जाता है। वह क्या करता है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से निकाल देता है, ठीक है। तो और है क्या ये डायलिसिस क्या होता है, कृत्रिम वृक्क क्या होता है? बहुत सी अर्धपारगम्य अस्तर वाली नलिकाओं से युक्त होता है, ठीक है। ये नलिकाएं अपोहन द्रव से भरी टंकी में लगी रहती हैं। इस द्रव का जो परासरण दाब होता है वो रुधिर जैसा होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं होते, ठीक है भाई। अब रोगी के रुधिर को इन नलिकाओं में प्रवाहित कराते हैं। इस मार्ग में रुधिर से अपशिष्ट जो उत्पाद हैं वो विसरण द्वारा अपोहन द्रव में चले जाते हैं। शुद्धिकृत रुधिर जो होता है, शुद्ध होने के बाद जो रुधिर होता है वो वापस कहाँ पहुँचता है? रोगी के शरीर में पंप कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये जैसे वृक्क कार्य करते हैं उसी तरीके से ये काम करता है, ठीक है। लेकिन अंतर ये होता है इसमें कोई पुनरावशोषण नहीं होता, ठीक है। और प्रायः एक जो स्वस्थ वयस्क है, वयस्क मनुष्य, उसमें प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क में होता है। हालांकि एक दिन में उत्सर्जित मूत्र का आयतन वास्तव में 1 या 2 लीटर होता है, ठीक है। जबकि शेष निस्यंदन जो होता है, बाकी जो बचा वो वृक्क नलिकाओं में पुनरावशोषित हो जाता है। हमने बताया ना, एक दिन में 180 लीटर, कितना? 180 लीटर्स, 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन होता है एक दिन। लेकिन उत्सर्जित मूत्र कितना होता है प्रतिदिन का? 1 से 2 लीटर। तो बाकी कहाँ गया? बाकी जो बचता है वो कहाँ जाता है? वो पुनरावशोषित हो जाता है, ठीक है। बस फर्क इतना ही होता है, कृत्रिम वृक्क में ये तो पुनरावशोषित कर लेता है, लेकिन जो कृत्रिम वृक्क होता है उसमें पुनरावशोषण की क्रिया नहीं होती है। तो ये जो कृत्रिम वृक्क लगाने की क्रिया है, कृत्रिम वृक्क द्वारा रुधिर को छानने की क्रिया, मूत्र बना के वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया, ठीक है, इसी को हम डायलिसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई मानव में उत्सर्जन। अब बात आती है कि पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है। भाई जब जीव उत्सर्जन की क्रिया करते हैं तो पौधे भी तो सजीव हैं, उनमें भी तो उत्सर्जन की क्रिया होती हैं। तो पौधों में उत्सर्जन के लिए जंतुओं से बिल्कुल अलग युक्तियाँ प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। जैसे प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो ऑक्सीजन भी अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ही कही जा सकती है, ठीक है। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकालते हैं। जो निकलने वाली चीज़ें, जो उत्पाद है, वो जो है अपशिष्ट पदार्थ ही कहा जा सकता है, एक तरीके से कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कि पौधे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। वो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है
तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। इसके उलट श्वसन की जब क्रिया करते हैं तो वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ठीक है, इसके अलावा पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो जो पौधों के शरीर में एक्स्ट्रा वाटर होता है, एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त जल जो होता है, उसको बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा छुटकारा उससे पा लेते हैं। ठीक है भाई, पौधों में बहुत से ऊतक जो होते हैं वो मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और वे अपने कुछ भाग, जैसे पत्तियां हैं, ठीक है, पत्तियों को गिरा देते हैं। तो इस प्रकार से भी उनमें उत्सर्जन की क्रिया हो जाती है। ठीक है, पत्तियों का क्षय कर देते हैं। बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जो अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रेक्टिका में संचित कर लेते हैं। ठीक है, या पौधे से गिरने वाली जो पत्तियां होती हैं उनमें उस अपशिष्ट उत्पाद संचित रहते हैं। अन्य अपशिष्ट उत्पाद जैसे रेजिन है, गोंद है, इसके रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। तो इस प्रकार से पौधों में भी अपशिष्ट पदार्थ निकालने की क्रिया होती है। ठीक है, और कुछ अपशिष्ट पदार्थों को पौधे भी अपने आसपास की जो मिट्टी होती है उसमें भी उत्सर्जित करते हैं। तो इस प्रकार से पौधों में उत्सर्जन की क्रिया होती है। मतलब कहने का ये है कि आप समझ लीजिए कि मनुष्य में जो उत्सर्जी उत्पाद हैं, विलेय नाइट्रोजनी यौगिक के रूप में वृक्क में वृक्काणु जो होते हैं, नेफ्रॉन जो होते हैं, इनके द्वारा निकाले जाते हैं। और जो पौधों में पादप अपशिष्ट पदार्थ हैं उनसे छुटकारा प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग करते हैं। जैसे कि अपशिष्ट पदार्थ केशिका रेक्टिका में संचित कर लिए जाते हैं, या गोंद या रेजिन के रूप में, या गिरती पत्तियों द्वारा इस तरीके से दूर किए जाते हैं, या अपने आसपास की मिट्टी में उत्सर्जित कर देते हैं। तो इस प्रकार से मानव में और पौधों में उत्सर्जन की क्रिया होती है। आशा है इस विषय को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।